बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक रजिस्ट्री की कंप्लीट फाइल मेरे सामने है। रजिस्ट्री कई तरह की हो सकती है, यानी सेल डीड भी होती है जिसे बैनामा कहते हैं, हिब्बानामा भी होता है यानी गिफ्ट डीड। ये एक सेल डीड है जो इस वक्त कराने जा रहा हूँ, तो इसकी मुकम्मल फाइल सामने है। आपसे इसकी तफसीलात शेयर करता हूँ कि इस फाइल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि चालान यानी फीसिस जो पे की जाती हैं वो कौन कौन सी फीसिस हैं। 9 लाख रुपया इस रजिस्ट्री की टोटल मालियत है। आप ये जहन में रखें कि मालियत जब आपने लिखनी होती है, चाहे आपकी डील सपोज हुई है 5 लाख रुपए में, लेकिन अगर उस जगह का डीसी रेट ज्यादा है तो आप डीसी रेट से कम मालियत नहीं लिख सकते। इस वक्त जो रजिस्ट्री सामने है 9 लाख इसकी मालियत है, यानी एक छोटी सी ये रजिस्ट्री है। अब इस 9 लाख पे कौन कौन से टैक्सेस पे किए हैं, तो सबसे पहले एक टैक्स है जिसे बल्दिया का टैक्स कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट या जिला कौंसिल का टैक्स अगर ये देहात में है। अब ये टैक्स कितना है, तो ये 9,000 रुपये है। 9 लाख की रजिस्ट्री, 9,000 रुपये टैक्स। फिर आता है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी भी 9,000 रुपये होती है, लेकिन उसके साथ रजिस्ट्रेशन फीस होती है 1,000 रुपया। तो इस तरह करके ये 10,000 बन जाता है टोटल। जो स्टैंप पेपर आपको बैंक ऑफ पंजाब जारी करता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपया फिर लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आती है जी कंपैरिजन फीस। अब इस फीस का क्या मकसद है ये आज तक समझ नहीं आया, लेकिन 100 रुपया ये भी है। फिर एक आ जाता है म्यूटेशन फीस, इंतकाल फीस, 300 रुपया। ये एक चालान है, ये भी बैंक ऑफ पंजाब में जमा कराया जाता है। फिर आता है जनाब, ये एक और चार्जेस हैं 80 रुपये। अब ये भी किसके हैं ये भी आज तक कोई पता नहीं चला, लेकिन ये भी हैं, ये देने हैं तो रजिस्ट्री होनी है। उसके बाद फिर जनाब आपके आ जाते हैं पेलरा, PLRA, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, उनके चार्जेस, और वो भी हैं 3,000 रुपया। ये 3,000 मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकते हैं अगर रजिस्ट्री आपकी बड़ी है, यानी ज्यादा अमाउंट की है, लेकिन ये 3,000 मिनिमम है। अच्छा, इससे नेक्स्ट जनाब फिर आ जाता है आपका 200 अगेन, ये पेलरा का म्यूटेशन चार्जेस हैं, ये भी 200 रुपया है। अब ये पहले नहीं थे, ये कुछ टाइम से लागू हुए हैं। अच्छा जनाब, अब इससे जब आप आगे जाते हैं तो फिर आ जाते हैं आपके FBR के टैक्सेस, यानी 236C और 236K। अब ये जो हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। इससे पहले जितने आपको टैक्सेस बताए हैं वो एक तरह के फिक्स होते हैं, यानी 200, 300, 3,000 जो भी उनके उनकी अमाउंट हो। लेकिन ये जो FBR के हैं ये डिपेंड करता है, फिर आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं, जो भी हैं आप उसके मुताबिक फिर आप पे करते हैं। हमारे इस केस में ये लोग थे लेट फाइलर, इसलिए इनको 54,000 यानी 6% के हिसाब से दोनों ने पे किए हैं, बायर ने भी और सेलर ने भी, दोनों के 54,000 ये पे करने पड़े हैं। अच्छा, अब जनाब ये तो हो गया कि जो आपने टैक्सेस पे किए। अब ये आज तक समझ नहीं आई कि ये इतने ज्यादा डिफरेंट चालान बनाने क्यों जरूरी है, हालांकि ये कम भी कर सकते थे कि जो 200 फीस, 300 फीस, 100 रुपया फीस, 80 रुपया फीस, अब इन सब को एक साथ भी किया जा सकता था ताकि इतने ज्यादा चालान हमें ना लेके आने पड़े। अच्छा जनाब, इस चालान को जब आप जमा कराते हैं तो उसके बाद आपको बैंक ऑफ पंजाब स्टैम्प पेपर जारी करता है। वो स्टैम्प पेपर खाली, यानी उनके ऊपर कोई प्रिंट आउट नहीं आपने करना, वो ब्लैंक स्टैम्प पेपर आपने लेके आ जाने हैं इस फाइल में लगा के। इस स्टैम्प पेपर के बाद फिर जो नेक्स्ट आपको चालान, ये सारे जितने पे हुए वो भी आपने लेने हैं। फिर जो FBR के चालान आप जमा कराते हैं उसकी CPR वो आपको ईमेल पे आती है, आपने वो CPR भी डाउनलोड करके वो भी साथ लगानी है। अब ये रजिस्ट्रीज हो रही हैं पावर ऑफ अटार्नी के जरिए, यानी एक पर्सन के पास अपने बहन भाइयों का पावर ऑफ अटार्नी है। अब वो पावर ऑफ अटार्नी ओरिजिनल वो भी आपके पास होने चाहिए, एक है दो हैं, जितने भी पावर ऑफ अटार्नी है वो आपके पास ओरिजिनल मौजूद होने चाहिए। फिर रजिस्ट्री अब आप करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करते हैं, वो ऑनलाइन आप तहसीलदार के या सब रजिस्ट्रार के पोर्टल पे भेज देते हैं। वो तो चली गई ऑनलाइन, लेकिन उसका एक प्रिंट आउट वो आप लेके, यानी उसको आप डाउनलोड करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेके वो भी साथ में लाना होता है असिस्टेंस के लिए, ये उससे देख के तो रजिस्ट्री का
उनको आइडिया हो जाता है कि कौन खरीदार है, कौन बेचने वाला है, कितनी रजिस्ट्री है, कितनी अमाउंट है, वो तमाम डिटेल्स इसमें लिखी होती हैं। ये अभी अप्रूव्ड नहीं होती, ये यानी प्रोविजनल एक तैयार हो जाती है रजिस्ट्री, जिसको फिर तहसीलदार साहब ने अप्रूव करना होता है। फिर सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो आपने लाना होता है वो है फर्द। फर्द ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, फर्द होता है तो तभी आपकी रजिस्ट्री हो पाती है। तो ओरिजिनल फर्द आपने लेके आना है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अब बन चुका है वो है पटवारी की रिपोर्ट। पटवारी ने ये रिपोर्ट देनी होती है कि मैंने मौका विजिट किया, मौका पर प्लाट ही था। ऐसा नहीं है कि मौका पे मकान बना हुआ है और आप रजिस्ट्री प्लॉट की करा रहे हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को नुकसान होता है। अगर मकान होगा तो उसकी मालियत ज़ाहिर है 50 लाख रुपया होगी, उसकी मालियत 10-15 लाख तो हो नहीं सकती। इसलिए ये कंफर्मेशन करनी होती है पटवारी ने मौका विजिट करके। ये जनाब मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जो पहले हमारे जेलम में नहीं डिमांड किया जाता था, अब खैर यहाँ फिर से डिमांड किया जा रहा है, वो है 7E। 7E का सर्टिफिकेट आपने ये लेना होता है कि जो बेचने वाला है उसकी टोटल प्रॉपर्टी वो अगर 2.5 करोड़ से कम हो तो फिर उस पे ये 7E का टैक्स नहीं लगता। अगर टोटल मालियत उसकी जो कुल प्रॉपर्टी है जो भी है उसकी मालियत 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उस पे ये 7E का टैक्स भी लगता है। अब क्योंकि हमारे ऊपर 7E का टैक्स नहीं लग रहा, तो हमने एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेना है FBR से कि हमारे ऊपर 7E का टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो वो जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है वो भी फिर फाइल का हिस्सा बनाना होता है। अभी जो बेचने वाले हैं वो उनकी तादाद क्योंकि 5 है टोटल, तो 5 हमने 7E यानी हर एक का अलग से 7E हमने हासिल करना है और उसको फाइल का हिस्सा बनाना है। तो ये जनाब मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया। अब अगर इसकी जगह प्लाट की बजाय अगर घर होता तो फिर घर का नक्शा भी साथ में लगना था। अगर नक्शा ना हो तो उस सूरत में इजाफी एक टैक्स हमें पे करना पड़ता है नक्शा की अदम मौजूदगी की सूरत में। तो फिर वो टैक्स भी हमारे इसका हिस्सा होता अगर ये किसी मकान की रजिस्ट्री होती।